नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 6 की। ठीक है ना, ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है। तो चलिए हर एक फैक्ट तत्व आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट आएंगे उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पाठ का नाम है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, यहाँ पर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1, पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। बताइए संग्राहक किसे कहते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजनों के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी देख, नर्मदा, नर्मदा, ये है नर्मदा नदी। ये तो ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है। क्या, कब, कहाँ। क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं 8,000 वर्ष पूर्व। 8,000, आई बात समझ में। 8,000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उपजाना है ना, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। क्या पता लगाना है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। गारो, गारो पहाड़ियाँ तो ये रही है ना। और
विंध्य पहाड़ियों का, विंध्य पहाड़ियों का, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक, और क्या बताना है? सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ। ठीक, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। जब ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी, काबुल नदी है ना, सुलेमान और किरथर, ये क्या है? पहाड़ियाँ हैं ये, है ना, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान, किरथर, काबुल नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी, ज़्यादातर पाकिस्तान में ही है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। और सब उनका अपने देश हिमालय से ही उद्भव है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, हिमालय। जब ये चंबल नदी है, चंबल यमुना में मिल रही है, फिर गंगा, फिर ऊपर से ये शायद गंडक का घाघरा है ना, और ये सोन नदी है। जब फिर ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब इसमें आके मिलती है ब्रह्मपुत्र की नदी। गारो पहाड़ियाँ हैं यहाँ हैं। ये महानदी है, महानदी उड़ीसा। गोदावरी दक्कन, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, पेन्नार, पेन्नार, कावेरी, पूर्वी घाट। ये नदियों का क्रम पूछ लेता है वो। बताइए उत्तर से दक्षिण नदियों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या क्रम लिखिए। नीचे नीचे कावेरी, फिर पेन्नार, पेन्नार तो ये शायद तमिलनाडु में है, पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्ण नदी इधर से बहती है, ये यूं यूं। गोदावरी नदी दक्कन, सतपुड़ा, ताप्ती नदी। सिंधु, थार, सतपुड़ा, ताप्ती, सतपुड़ा, ताप्ती, महानदी। काबुल, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज नदी, थार, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गारो पहाड़ियाँ, गंगा नदी। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व। मानचित्र एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वत बटे होने के कारण। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा भाई ये बताइए संग्राहक किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसके कहते हैं, ऐसे आएंगे 4 ऑप्शन। संग्राहक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं। सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गारो तथा मध्य पहाड़ियाँ, ये याद अच्छी तरह होना चाहिए भाई। काबुल नदी है ना, सुलेमान, किरतर, ये पहाड़ियाँ हैं। सिंधु नदी,
झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। सतलज इधर ऊपर है झेलम, है ना। फिर ब्यास नदी हिमालय, जब यमुना, गंगा, गंडक, घाघरा, है ना। इधर ब्रह्मपुत्र, गारो पहाड़ियाँ, और जो फिर महानदी, ये उड़ीसा में महानदी है ना। ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, विंध्य। चंबल नीचे से सोन है, ऊपर सतपुड़ा है, नीचे ताप्ती है। जब सतपुड़ा तय, फिर ताप्ती, ताप्ती नदी, है ना। गोदावरी नदी, गोदावरी, दक्कन। फिर कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी। बताइए पेन्नार, कृष्णा, महानदी और चंबल को उत्तर से दक्षिण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब उत्तर से दक्षिण है चंबल, फिर महानदी, कृष्णा, कावेरी, है ना। जब सतपुड़ा, ताप्ती, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, दक्कन, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, पूर्वी घाट, कावेरी नदी। कावेरी नदी नीचे नीचे कावेरी नदी, कावेरी। कावेरी से ऊपर पेन्नार, पेन्नार तमिलनाडु में है ना। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटक में है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटक में है। इसके बाद में कृष्णा नदी है, फिर गोदावरी नदी। जब गोदावरी आंध्र प्रदेश में जाती है, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा नदी, गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा, कृष्णा के बाद में तुंगभद्रा। जब गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पूर्वी घाट, कावेरी नदी, गोदावरी, है ना, दक्कन। फिर कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी नदी, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, सतपुड़ा, ताप्ती, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, महानदी। सतपुड़ा, ताप्ती नदी। महानदी, है ना। सतपुड़ा से तय से फिर ताप्ती, ये साथ पास पास में ही है। लेकिन नर्मदा नदी, सतपुड़ा, ताप्ती इसमें ही है, यहाँ पे नर्मदा नदी। कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा डिटेल में ना। फिर महानदी के बाद में गोदावरी, कृष्णा नदी, दक्कन, दक्कन पहाड़ियों के नीचे कृष्णा नदी है। फिर तुंगभद्रा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है। आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आर्मिक नगर फले फूले। गंगा बेस की सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा तथा की सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। एक मिनट। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गांव बेस की सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये बताइए, ये जो बड़ी नदियां हैं, आरंभिक नगर कब फैले फूले थे? 4700, 4800, 4900, 5100 वर्ष पूर्व। 4700। फिर
गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर पले फूले। सिंधुवाड़ी नदियों की बात है 4700 वर्ष पूर्व। और समुद्र तटवर्ती इलाकों में गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र सोन का पता लगाओ। देख गंगा नदी ये रही है ना, और सोन नदी पैन गंगा और जाती है इधर ही कहीं से। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से में दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश ही यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। चाह है वहीं राह है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के पहले भाई आने जाने का साधन पैर ही थे भाई, समझ में, प्राचीन काल की बात है। और होने को तो जैसे कि रथ, बैलगाड़ी वगैरह भी थे, लेकिन बैल वगैरह, रथ वगैरह ये पीछे आए हैं। पहले पैदल ही जाते थे। अब जैसे कि सेना है, अब सेना के लिए कहाँ से बैल वगैरह या फिर रथ वगैरह लाएंगे? वो पैदल ही जाएगी ना। यही बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से के विचारों को अपनाते रहे हैं। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के एक देश होगा। 1 2 3 4 5 चीन हो रहा है ना, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। दोबारा देख, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, दक्षिण एशिया में कौन कौन आ रहा है देख। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी
एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये म्यांमार है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और नीचे है श्रीलंका। कोई दिक्कत? एक मिनट, यहाँ से है मगध, वर्तमान बिहार। मगध कहाँ है? वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे, कस्बे कस्बे अपन कैसे लिखते थे कस्बे को? कस्बे, कस्बे पूरा से है, कस्बे जाया करते हुए। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमा को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अभी वर्तमान में ना ये G20 की समिट हुई है दिल्ली में। उसमें इंडिया की जगह जो प्लेट होती है ना, उसमें नाम लिखा है भारत, BHA है ना, ऐसे BHARAT है ना, भारत। देख लेना स्पेलिंग है, वो लिखा है, इंडिया नहीं लिखा। पहले इंडिया लिखते थे, आई समझ में? तो ये इंडिया और भारत का जो मुद्दा है ना, ये अब का नया नहीं है भाई। ये अपनी इंडिया का भी इतिहास रहा है। ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है, आई बात समझ में? और इससे ही बना है अपना इंडिया, इंडस, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जैसे ये भारत है तो ये बोल रहा है उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने
सिंधु को हीरोस तथा अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। अब ये दे दिया, ये बताइए उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है खालिस्तान भारत। इस समूह को उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद कितना पुराना है? 3500, 3600, 3200, 2700, 3500। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। सिंधु को क्या कहा है ईरानी और यूनानियों ने? हीरोस और इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह को उल्लेख संस्कृति का आरंभ लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। हीरोस और इंदोस है ना, ईरानियों और यूनानियों। फिर 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। कहाँ है पांडुलिपि? आ गए है ये भी देखिए, ये है भाई पांडुलिपि। किस भाषा में है ये? देख, बेसिल आदि कर बच्चा सो की वे हत्या है। रिलात में रतिलात एक एक अक्षर है। संसार सागर मितित्या पुमान। फिर सोयु गवा नावा। यह वाणी लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। हीरोस इंदोस। इंडिया शब्द इंडस से निकला है 2500 वर्ष पूर्व। आगे चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। अतीत के बारे में कैसे जाने, है ना, इसको देखते हैं अब ढंग से। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मैनु, ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। भाई दीम भी लग जाती है ना।
फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं के व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत और तमिल में तो कम है, संस्कृत में ज़्यादा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे भाई। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम जन या फिर पैसे वाले आम जन, यानी कि गरीबों की भाषा थी क्या? प्राकृत। और जो संस्कृत भाषा थी ना, वो सभ्य या फिर पढ़े लिखे या फिर विद्वानों की थी, पैसे वाले की भी मान सकते हैं, है ना। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उच्च वर्ग, उच्च लोग या फिर विशिष्ट लोग करते थे संस्कृत का प्रयोग, क्योंकि आम जनता तो प्राकृत भाषा में ही बातचीत करती थी ना। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाई एवं अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ये अभिलेख है भाई। ये जाने किस भाषा में, इंग्लिश सा लग रहा है। ये तो इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश ही है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी। ये वैसे ही है जैसे कि कोई पेड़ है तो उस पेड़ पे अपन कुछ लिख रहे हैं, है ना। कोई या फिर कोई पत्थर है, उस पर अपन कुछ लिख रहे हैं। अत्यंत बनी प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवर और चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत बहुत मायने रखता है भाई, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, जो रहा है उसको देख लेते हैं। ये है भाई, मटका है। अब भी ऐसा ही मटका बनता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़िया है, सुलभ है, एकदम चिकना है। अब के थोड़े बहुत खुरदरे से होते हैं।
है ना, और उंगलियों से ही करते हैं उस पे वो मांडना से बस, जैसे कि 4 अंगड़ी है और 4 अंगड़ी से यूँ यूँ कर दिया। स्क्रीनशॉट आ गया, है ना, उंगली से यूँ कर दिया। ठीक, मैंडा मैंडा क्या, मैंडा बोलते हैं ना, मैंडा, ये मुहर है। मुहर है। और बाएं, इन प्राचीन नगर, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इन इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4400 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है? अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, हम उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी बीजों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि कुछ शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की समय तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियाँ, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर कास्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी, ये क्वेश्चन आ चुका था। ईस्वी का मतलब क्या है और ईसा पूर्व का मतलब क्या है, यानी कि AD और BC ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। AD है ना, AD की जगह CE। अच्छा, AD की जगह जब देखे बिफोर क्रास्ट, यानी कि BC का मतलब है बिफोर क्रास्ट, ईसा पूर्व। AD का मतलब है एडो डोमिनी, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE
BC का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। ये तो नहीं देगा वो, कौन सा AD और BC, ये तो आता है, ये दे सकता है CE। AD को ही बोलते हैं CE कहीं जगह, तथा BC की जगह, ये तो BC का तो पता चल रहा है BCE आ रहा है, लेकिन AD की जगह CE। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का है। BP बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। प्रश्न 3 पर 2 तिथियां, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, यानी कि इंटरव्यू लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिसे तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। चल करते हैं, है ना। नर्मदा घाटी, मगध का तो हो गया प्रथम नगर, कोई शक नहीं। गंगा घाटी, गंगा घाटी ये 2500 वर्ष पूर्व के नगर। फिर गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तगड़ा रहा पानी है। नर्मदा घाटी, आरंभिक कृषि का है। नर्मदा घाटी आके तथा नहीं, इसमें तो गारो पहाड़ी में तो ये आएगा यार, नर्मदा घाटी। यही तो बात है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। आरंभिक लोग नर्मदा नदी है ना थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही संग्रह किया करते। बात आ रही है नर्मदा नदी की। और वे जानवरों का आकर्षक शिकार भी करते थे। ठीक है, नर्मदा नदी। फिर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजना आरंभ किया। उत्तर पश्चिम सुलेमान कृतर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। बात आ रही है गारो तथा मध्य भारत में क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का कृषि का विकास हुआ। और सुलेमान और कृतर पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कृषि का विकास हुआ।
गारो तथा मध्य भारत में जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों। विंध्य पहाड़ी कहाँ है भैया? हम विंध्य पहाड़ियाँ, ये है विंध्य पहाड़ियाँ। सिंधु अलग है, आई समझ में? विंध्य पहाड़ियाँ। कृषि का विकास हो जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है भैया। फिर आरंभिक नगर फूले फले। सहायक नदियाँ कहते हैं। एक बड़ी नदी मिल जाती है। लगभग 47 भरपूर इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदी किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इधर तो है 4700 और ये है 2500। गंगा तत्व की सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा तत्व की सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों का आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। मगध प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र 2500 वर्ष पूर्व। सैंतालीस वर्ष और गंगा पे 2500 वर्ष और मगध विशाल राज्य। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। कुछ रहा थोड़ी है, रहने को तो रह गया क्या? नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य आकेटक तथा संग्रहण। नर्मदा घाटी है ना। मगध प्रथम नगर। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि सही है। गंगा घाटी में क्या करें? गंगा घाटी का ये आएगा 2500। सिंधु नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि। मगध प्रथम नगर। गारो पहाड़ियाँ गलत बता रहे हैं, पर नर्मदा घाटी में तो आकेटर संग्रहण है और गारो पहाड़ियाँ में आरंभिक कृषि है। मगध में प्रथम नगर है। 3 होगा ना, 1 2 3 हो गया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। जब इसमें क्या करें? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। गंगा घाटी का तो ये आएगा पक्का है, तो 2500। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी का हो गया आकेटक तथा संग्रहण। मगध प्रथम नगर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, प्रथम नगर और पहला बड़ा राज्य, पहला बड़ा राज्य करता। चल, गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि करती। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। प्रथम नगर। गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व का नगर। क्या क्वेश्चन क्या होना है? शानदार।
ठीक। उपयुक्त शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ। दिमाग से लगा देना कि ये छठी की किताब है। नॉर्मल कैसे आवे, वर्ड पढ़ लिया और बस हो गई पूर्ति, नहीं। अब ये देख, ये क्वेश्चन, ये देख क्या 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 क्वेश्चन दिया है। एक लाइन याद आनी चाहिए, हर एक लाइन याद होनी चाहिए। आई बात समझ में? रसीदा के प्रश्न को पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। और रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? पुरातत्व वेदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तु पत्थर की बनी हो सकती है? साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? कम से कम 2 ऐसी बातों को लिख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन भिन्नता का पता चलता है। प्रश्न 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? कुछ महत्वपूर्ण तिथि। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व इधर हुआ था, है ना, सिंध वाले प्रदेश में। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, है ना, ये सिंधु सभ्यता है ना, यहाँ ये हड़प्पा मौजूद रही है 4700 वर्ष। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हैं। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। यह अभिलेख है लगभग 2250 वर्ष पुराना। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कंधार से 2250 वर्ष पुराना। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यूनानी तथा अरामैक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषा में है। यूनानी तथा अरामैक नामक 2 लिपियों तथा भाषाओं में है। यूनानी और अरामैक। यूनानी तो याद हो जाएगा, चल भाई मान ली लिपियाँ भाषाएं, लेकिन अरामैक लिपि पे भाषा है। देखिए ये तो इंग्लिश का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख रहा है ना TAF पे, ये तो इंग्लिश है, तो ये यूनानी की है ना। और ये भी इंग्लिश ही है, लेकिन ये है अरेमाइक है। ये यूनानी, ये अरेमाइक। ताड़पन से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। कोई दिक्कत? कावेरी नदी, पूर्वी घाट, पेन्नार नदी, तुंगभद्रा, नीचे ही नीचे कावेरी नदी है, पेन्नार नदी, तुंगभद्रा, कृष्णा। कावेरी, पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा। फिर गोदावरी, दक्कन, महानदी, ताप्ती, सतपुड़ा, नर्मदा, विंध्य पहाड़ियाँ, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र, गारो पहाड़ियाँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।